हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के भाग 2 के बारे में। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के भाग 1 में हमने डिस्कस किया था कि इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग करते हुए किस तरीके से हम उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को ज्ञात कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्राइस इफेक्ट के बारे में, जिसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं, इनकम इफेक्ट यानी आय प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव। आगे बढ़ने से पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था उसको एक बार रिकैप करते हैं। वहां हमने डिस्कस की थी उपभोक्ता संतुलन की शर्तें। उपभोक्ता संतुलन की 2 शर्तों को हमने वहां पर डिस्कस किया था। पहली थी नेसेसरी कंडीशन, यानी उपभोक्ता संतुलन के लिए इस शर्त का होना जरूरी है, और दूसरी थी सफिशिएंट कंडीशन। और वो सफिशिएंट कंडीशन का अर्थ ये हुआ कि पहली जो कंडीशन है वो पूरी होने के स्थिति में कुछ स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट ना हो। इसके लिए हमें सफिशिएंट कंडीशंस को जानना जरूरी है। ये दोनों हमने वहां पे डिस्कस किया था। आइए एक डायग्राम के द्वारा हम इन दोनों कंडीशंस को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे एप्पल्स लिए और वाई एक्सिस पे ऑरेंज लिए। ये बिल्कुल जो हमने वहां डिस्कस किया था वही ग्राफ में दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये हमारी बजट लाइन थी, यानी उपभोक्ता के बजट कंस्ट्रेंट को दिखाती है। कीमतें स्थिर हैं, दी हुई हैं। ये जो रीजन है ये अटेनेबल रीजन है, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट, यहाँ ये लाइन बजट कंस्ट्रेंट है पीएल के लेफ्ट में सारे कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर के जो बजट में आते हैं, इसलिए इनको अटेनेबल रीजन कहते हैं। ये हमारा अनअटेनेबल रीजन था। उसके बाद हमने इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया था। इंडिफरेंस कर्व उन सारे पॉइंट को मिलाने वाला बिंदु है जहां कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल है, एक समान है। तो हमने पहली जो कंडीशन बताई थी, जो नेसेसरी कंडीशन थी, वो ये थी कि आईसी कर्व जो है वो प्राइस लाइन का टेंजेंट होना चाहिए। ये टेंजेंट होना चाहिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट है। तो ये उपभोक्ता संतुलन की हमारी स्थिति है ई बिंदु पर। ई बिंदु पर हम देख सकते हैं कि हम कितना एक्स वस्तु का उपभोग करें और कितना वाई एक्स वस्तु का उपभोग करें। जैसे कि मान लो हम 2 एप्पल और 7 अगर ऑरेंजेस का उपभोग करते हैं हमारे दिए हुए बजट में, तो उस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में होगा, उसका संतुष्टि का लेवल जो है वो अधिकतम होगा। इस ग्राफ के द्वारा हमने दिखाया था। तो हमारी जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि ये जो है IC1 कर्व है, इसका जो स्लोप है और जो प्राइस लाइन का स्लोप है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि MRS/XY यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये IC कर्व का स्लोप है, और क्योंकि ये टेंजेंट है इस ई पॉइंट पे, तो ये जो प्राइस लाइन है इसका स्लोप जो है इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के बराबर होना चाहिए। प्राइस लाइन का स्लोप हमने निकाला था, उसका फार्मूला क्या था, PX अपॉन PY, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी कंडीशन है, इस कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। उसके बाद हमने सफिशिएंट कंडीशन डिस्कस की थी और हमने ये कहा था कि उपभोक्ता संतुलन में पहली शर्त के आधार पर तो होगा ही होगा, वो कंडीशन तो पूरी होनी जरूरी है ही है। इसके साथ जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट है उस पॉइंट पर IC कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। तो ये जो डायग्राम है, ग्राफ है, इसमें हम ये दोनों शर्तें पूरी करते हैं, और ये इतना हमने वहां पे डिस्कस किया था। इस डायग्राम को इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम बहुत बार यूज करने वाले हैं, इसलिए ये आपको अच्छे से रीइंफोर्स हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, और आज के वीडियो लेक्चर में हम जानते हैं कि अगर उपभोक्ता की आय या उसके बजट में परिवर्तन होता है तो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारा जाना पहचाना ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे हमने ऑरेंजेस एप्पल लिया है और वाई एक्सिस पे ऑरेंजेस लिया है। पूरे डायग्राम में हम नॉर्मली इसी ग्राफ को कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारी प्राइस लाइन थी। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इनकम को, उपभोक्ता की आय को 24 रुपये दिया हुआ मान लिया था। एप्पल का प्राइस हमने 6 रुपीज रखा था और ऑरेंजेस का प्राइस 2 रुपीज रखा था। तो इसका मतलब अगर 24 रुपये इनकम है कंज्यूमर की, तो 4, अगर सिर्फ एप्पल वो खरीदता है तो 4 एप्पल खरीद सकता है, और सिर्फ ऑरेंज खरीदता है तो 12 ऑरेंज खरीद सकता है, क्योंकि ऑरेंज का प्राइस 2 रुपीज था और एप्पल का प्राइस 6 रुपीज।
अब हम कह रहे हैं कि अगर उपभोक्ता की इनकम में परिवर्तन हो जाता है, यानी इसका जो बजट कंस्ट्रेंट है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हमने आई को 24 लिया है। अब मान लो उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई, उसका बजट बढ़ गया, सपोज वो 36 रुपए हो गया बढ़ के, तो क्या होगा, ये जो बजट लाइन हमारी जो पीएल बनी हुई थी ये शिफ्ट हो जाएगी। कैसे शिफ्ट होगी? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हुए, एप्पल 6 रुपए का ही आ रहा है और ऑरेंज 2 रुपए के ही हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो बजट कंस्टेंट है चेंज होने के कारण जो प्राइस लाइन है वो L1 से शिफ्ट होके L2 हो जाएगी। ये शिफ्ट जो है पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि जो प्राइसेज में चेंज है वो नहीं हुआ है, कंपेरेटिव प्राइस सेम है। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो रिड्यूस हो गई है, बजट जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मान लो 12 रुपीज हो गया, तो एप्पल्स का प्राइस 6 रुपए है तो 2 एप्पल आएंगे, और ऑरेंज का प्राइस 6 रुपए है, सॉरी 2 रुपए है तो 6 एप्पल, 6 ऑरेंजेज आएंगे, तो हमारी नई प्राइस लाइन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी L3, यानी जो L1 था वो शिफ्ट होके L3 हो जाएगा। तो हमने 3 इनकम लेवल पे जो प्राइस लाइन है या जो कीमत रेखा है या जो बजट लाइन है उसको ड्रॉ किया है। बजट कंस्टेंट 3 इनकम लेवल पे दिखाया है। 24 इनकम है कंज्यूमर के पास, जब 36 है उसकी इनकम, या जब 12 है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम इनकम इफेक्ट को जानने का प्रयास करेंगे, या इनकम में परिवर्तन होने का कंज्यूमर की के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी प्राइस लाइन थी, किस कीमत पे थी? 24। तो यहां पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट ई होगा। अब हमने कहा था कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप ये जो हमारी प्राइस लाइन है ये L2 हो जाएगी और एक नया संतुलन बिंदु आएगा। ये संतुलन बिंदु था, इसकी जगह एक नया संतुलन बिंदु आएगा, यानी ई से हम E1 पॉइंट पे चले जाएंगे अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम बढ़ने के कारण उस कंज्यूमर का एप्पल का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा और ऑरेंजेस का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। हायर इंडिफरेंस कर्व पे हैं क्योंकि इनकम बढ़ गई है। इसी तरीके से अगर इनकम कम होती तो क्या होता? प्राइस लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट होती और संतुलन का बिंदु E2 होता, यानी क्योंकि कंज्यूमर की इनकम हमने पीछे ड्रॉ किया था, ये 12 रुपीज के हिसाब से, ये 24 रुपीज के हिसाब से और ये 36 के हिसाब से। अगर 12 रुपीज है कंज्यूमर की इनकम तो उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E2 होगा। ये इनकम इफेक्ट है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता की इनकम में चेंज होने के कारण कंज्यूमर के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएंगे। अगर इन सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम मिला दें, यहाँ पे हमने मिला दिया है, तो जो बनता है उसको हम कहते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व, जिसे हम आगे ICC के नाम से देखेंगे। तो आय उपभोग वक्र या इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व क्या है? इनकम कंजम्पशन कर्व एक ऐसा कर्व है जिसका हर एक बिंदु उपभोक्ता की आय के विभिन्न स्तरों पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को पूरा करता है, जबकि वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो। या ध्यान रखना, जब हम इनकम इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं उस कंडीशन में हमने जो प्राइसेज हैं, रिलेटिव प्राइसेज हैं, उनको स्टेबल माना है, उनमें परिवर्तन नहीं है। तो इनकम कंजम्पशन कर्व क्या है? इनकम कंजम्पशन कर्व एक ऐसा कर्व है जिस पर स्थित हर बिंदु उपभोक्ता की आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाता है, जबकि सापेक्षिक कीमतों में कोई परिवर्तन ना आए या कीमतों में कोई परिवर्तन ना आए। तो ये है हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व। आय उपभोग वक्र, आय उपभोग वक्र बिंदुओं का वो पथ है जिस पर स्थित हर बिंदु उपभोक्ता की आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाता है। यानी अगर मैं ये 3 पॉइंट तो हमने दिखाई रखे हैं, अगर यहां पर कोई पॉइंट लूं तो इसका मतलब किसी एक दूसरे इनकम लेवल पे यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। इस लाइन को अगर पैरेलल लाइन ड्रा कर लें हम, तो यहां पर ये जो पैरेलल लाइन, यहां ये पॉइंट जो है, तो इसका मतलब ये ICC कर्व का हर बिंदु कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बिंदु होगा इनकम के अलग अलग लेवल पे, जबकि उपभोक्ता की वस्तुओं की कीमतें हैं वो स्थिर रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो आइए अब हम इनकम इफेक्ट को परिभाषित करते हैं। इनकम इफेक्ट से हमारा मतलब है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता के संतुलन में होने वाले परिवर्तन को हम आय प्रभाव कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आय प्रभाव क्या है? आय प्रभाव उपभोक्ता की
आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी जो वस्तुओं की मांग है उसमें होने वाले परिवर्तन, या हम ये कह सकते हैं कि संतुलन में होने वाले परिवर्तन का माप है, जबकि सापेक्षिक कीमतें स्थिर रहें। आई होप इनकम इफेक्ट हमारा क्लियर है। आय प्रभाव को और अधिक बेहतर तरीके से इस तरीके से समझा जा सकता है कि सपोज ये हमारा L1 लेवल ऑफ 24 रुपीज़ लेवल ऑफ इनकम पर है और L2 जो है वो 36 रुपीज़ लेवल ऑफ इनकम पर है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर उपभोक्ता की इनकम में चेंज होते हैं तो उसके फलस्वरूप जो उपभोक्ता का कंजम्पशन है एप्पल का वो ओपी से बढ़ के ओक्यू हो जाता है। ये क्या है, ये इनकम इफेक्ट है, क्योंकि उपभोक्ता की आय 24 रुपए से बढ़कर 36 रुपए होने से उपभोक्ता ने एप्पल का कंजम्पशन ओपी से बढ़ाकर ओक्यू कर दिया है। तो ये जो पी क्यू तक की जो दूरी है ये इनकम प्रभाव है, जबकि वस्तुओं की कीमतें चेंज ना हो, वो वही की वही रहें, केवल उपभोक्ता की आय अगर परिवर्तित होती है तो ये है हमारा इनकम इफेक्ट जिसे हम देख सकते हैं। इसी तरीके से आप ऑरेंजेस भी देख सकते हैं। अगर उपभोक्ता की इनकम बढ़ी है तो ऑरेंजेस का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर तो वाई एक्सिस है, इस पर अगर ई और E1 पॉइंट से हम देखेंगे तो देखेंगे कि ऑरेंज का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा उपभोक्ता की इनकम बढ़ने के कारण, और एप्पल्स का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, यानी एक्स वस्तु का भी कंजम्पशन बढ़ेगा और वाई वस्तु का भी कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये हमारा था इनकम इफेक्ट। अब ये इनकम इफेक्ट जो हमने देखा था, या जो आईसीसी कर्व हमने जिसकी शेप देखी थी, वो एक सीधी लाइन थी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। नॉर्मल वस्तुओं के संदर्भ में ये ऐसा ही होता है, लेकिन अगर वस्तु घटिया वस्तु है, इंफीरियर वस्तु है, तो उस कंडीशन में आईसी कर्व की शेप वो नहीं होगी जो हमने डिस्कस की थी। चलिए देखते हैं उसकी शेप किस तरीके से होगी। ये हमारी 24 रुपीज इनकम पर उपभोक्ता का कंजम्पशन पॉइंट ई, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर उपभोक्ता की इनकम डिक्रीज हो गई तो उस कंडीशन में नया संतुलन बिंदु जो है वो हमारा E1। अगर इनकम बढ़ जाती है तो नया संतुलन बिंदु हमारा E3 होगा। अब ध्यान रखना, ये E3 यहाँ पे थोड़ा सा हमने पीछे लिया है, इसका कारण है क्योंकि यहां पर जो वस्तु एप्पल है वो घटिया वस्तु है। ये फॉर एग्जाम्पल है, वैसे एप्पल घटिया वस्तु नहीं कह सकते हम, लेकिन एप्पल जो है वो यहाँ, यानी जो एक्स एक्सिस पे वस्तु है वो घटिया वस्तु होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ये आईसीसी कर्व ड्रा करेंगे तो उसकी शेप इस तरीके से आएगी, यानी जब उपभोक्ता की इनकम 12 रुपए से बढ़ के 24 रुपए होगी तब तो वो एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाएगा, लेकिन अगर उसकी इनकम और ज्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में वो एप्पल का कंजम्पशन जो है वो कम कर देगा और ऑरेंजेस का कंजम्पशन बढ़ा देगा। तो इस कंडीशन में अगर इंफीरियर गुड है तो जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होने की बजाय वो नेगेटिव होगा, और उसका आईसीसी कर्व जो होगा वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होगा, बैकवर्ड बेंडिंग होगा, जैसा कि यहाँ पे मुड़ा हुआ है। तो ये आईसीसी है इंफीरियर गुड्स के लिए। अब अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इंफीरियर गुड कौन सा है? इंफीरियर गुड का मतलब जिसका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है क्योंकि उपभोक्ता की इनकम में बढ़ोतरी होने से उस वस्तु का उपभोग बढ़ने की जगह घट जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हो इस ग्राफ के द्वारा जो हमने इंफीरियर वस्तु दिखाई है वो किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। इस आईसीसी कर्व की बेंडिंग से आप देख समझ सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे गुड है एप्पल जो है वो इंफीरियर गुड है, क्योंकि जब हम ई से E1 पॉइंट पे जाते हैं, उपभोक्ता की इनकम जब 12 रुपए से बढ़ के 24 रुपए होगी तब तो कंजम्पशन बढ़ेगा एप्पल का, लेकिन जब 24 रुपए से 36 रुपए हो जाएगी तो उपभोक्ता एप्पल को एक घटिया वस्तु मानता है और वो ये समझता है कि ज्यादा इनकम पर वो दूसरी बेहतर वस्तुओं को खरीद सकता है, तो उसके कारण वो एप्पल का कंजम्पशन जो है वो घटा देगा। तो आईसीसी कर्व अगर वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा हो, बैकवर्ड बेंडिंग है, अगर ये वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा हो तो इसका अर्थ ये है कि एप्पल जो एक्स एक्सिस पे वस्तु है वो घटिया वस्तु है। इसी तरीके से हम वाई वस्तु पर जो घटिया वस्तु उसको दिखा सकते हैं। ये हमारी जानी पहचानी लाइन है, कई बार हमने डिस्कस कर लिया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है L1 प्राइस लाइन और आईसी कर्व के साथ। ई इनकम अगर कम होती है तो उस कंडीशन में E1, और अगर इनकम बढ़ जाती है तो जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E2 होगा। अब यहाँ पे अगर हम आईसीसी कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसकी शेप इस तरीके की होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उपभोक्ता की इनकम जब 24 रुपए से बढ़कर 36 रुपए हुई, या जो हमारा बजट जो है वो L1 से बढ़ के अगर L3 हो गया बजट लाइन, तो उस कंडीशन में
उपभोक्ता ऑरेंज का कंजम्पशन जो है वो बढ़ाने की जगह घटा देगा। तो इसका मतलब यहाँ घटिया वस्तु कौन सी हुई? ऑरेंजेस हुए, यानी जो वाई एक्सिस पे जो वस्तु है वो हमारी घटिया वस्तु होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आईसीसी कर्व के द्वारा हम देख सकते हैं कि जो वस्तु घटिया होगी, मान लो वाई एक्सिस पे जो गुड है वो घटिया है, तो उस कंडीशन में हमारा आईसीसी कर्व जो है वो इस तरीके से बैकवर्ड बेंडिंग होगा। लेकिन अगर एक्स वस्तु पे वस्तु जो है वो अगर घटिया है तो वो इस तरीके से बेंड होगा, और सामान्यता जो है इसकी शेप लगभग इस तरीके से होती है। तो आईसीसी कर्व की डिफरेंट शेप्स के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि जो वस्तु की प्रकृति है वो क्या है, वो इन्फीरियर गुड्स है। अगर इन्फीरियर गुड्स है तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव होने के कारण उस वस्तु का कंजम्पशन जो है इनकम के बढ़ने से बढ़ने की जगह घट जाएगा। तो ये है हमारा इनकम इफेक्ट एंड नेगेटिव इनकम इफेक्ट। आइए अब हम कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता के संतुलन में होने वाले परिवर्तन को देखते हैं। जैसा कि हमने पीछे मेथड अडॉप्ट किया था, पहले हम प्राइस लाइन में चेंजेस देखेंगे, कीमत रेखा में चेंजेस देखेंगे ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, और उसके बाद हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी जानी पहचानी लाइन है इनकम 24 के साथ, और एप्पल का प्राइस 6 रुपये होने के फलस्वरूप L1 हमारी बजट रेखा है। अब अगर एप्पल का प्राइस चेंज होता है, मान लो एप्पल का प्राइस चेंज होके 4 रुपये पर यूनिट हो गया, इनकम कंज्यूमर की सेम है, 24 रुपये ही रहेगी, इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखना, जब हम प्राइस इफेक्ट डिस्कस करेंगे तो इनकम को हम कांस्टेंट मानेंगे, और जब हम इनकम इफेक्ट डिस्कस करते हैं तो हम प्राइसेस को कांस्टेंट मानते हैं। तो उपभोक्ता का बजट जो है वो 24 रुपये ही रहेगा। एप्पल का जो प्राइस है वो 6 रुपये से घट के 4 रुपये हो गया। तो उस कंडीशन में हमारी बजट लाइन का क्या होगा? क्योंकि ऑरेंजेस के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए ऑरेंजेस वाला एक्सिस वहीं का वहीं रहेगा, यानी 2 ही रुपये है तो 24 रुपये में 12 ही ऑरेंजेस खरीदे जाएंगे एप्पल के प्राइस के चेंज होने के बाद भी। लेकिन अगर एप्पल का प्राइस 6 रुपये से घट के अगर 4 रुपये हो गया है, तो पहले 6 रुपये प्राइस में हम 4 एप्पल खरीद सकते थे, लेकिन क्योंकि अब प्राइस जो है वो घट के 4 रुपये हो गया है तो हम 6 एप्पल्स जो है वो खरीद सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी प्राइस लाइन जो है वो L1 से शिफ्ट होके L2 हो जाएगी। अब ये L2 जो प्राइस लाइन है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे तो उसका ओरिजिन वही रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस पे वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरीके से सेम रीजनिंग से अगर मान लो एप्पल का प्राइस घटने की जगह बढ़ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? 12 रुपीज हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो 24 रुपये का बजट था अब उससे केवल हम 2 एप्पल्स खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी बजट लाइन पहले L1 थी वो नीचे की तरफ शिफ्ट होके सिर्फ एप्पल वाले एक्सिस पे शिफ्ट होके वो L3 हो गई। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने वहाँ इनकम के परिवर्तन के साथ बजट लाइंस ड्रा की थी, यहाँ भी हमने बजट लाइंस ड्रॉ की हैं अलग अलग प्राइसेस ऑफ एप्पल्स के हिसाब से, यानी एक्स एक्सिस पे जो वस्तु है उसका प्राइस चेंज करेंगे तो इस तरीके से शिफ्ट होगा। या यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर वाई एक्सिस का यानी ऑरेंजेस का प्राइस चेंज होता तो ये प्राइस लाइन ऑरेंजेस के एक्सिस पे शिफ्ट होती और एप्पल्स के एक्सिस पे सेम होती। वो आप करके देख सकते हैं अलग से अपने समय में। अब क्योंकि प्राइस 6 रुपीज़ के साथ जो हम कंजम्पशन है और जो 4 रुपीज़ के साथ और 12 रुपीज़ के साथ, इन तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को अगर हम देखें तो पहली हमारी प्राइस लाइन L1 थी, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा E था। ध्यान दीजिए जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो हर पॉइंट पे पूरी हो रही है। E पर क्या है? इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या थी कि जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व की टेंजेंट होनी चाहिए, तो E पॉइंट पे हमारा संतुलन बिंदु है। इसी तरीके से अगर प्राइस एप्पल का 4 रुपये है तो E1 पॉइंट है, और अगर प्राइस एप्पल का 12 रुपये है तो E2 पॉइंट जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम इस ग्राफ के द्वारा दिखाने का प्रयास करते हैं कि एप्पल की अलग अलग प्राइसेस पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। ये देख सकते हैं हम, जब एप्पल का प्राइसेस जब कम होगा तो राइट में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, और अगर बढ़ेगा एप्पल का प्राइसेस तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। इस तरीके से हम कीमतों में होने वाले परिवर्तन का उपभोक्ता के संतुलन पर प्रभाव को देख सकते हैं। अब अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, जैसा कि हमने इनकम के समय ज्वाइन किया था, तो एक नया कर्व बनेगा जिसको हम कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब ये प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है? प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है? अलग अलग प्राइसेस पे, एप्पल के अलग अलग प्राइसेस पे
कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को बताता है। यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी बिंदुओं का वो पथ जहां पर उपभोक्ता संतुलन में होगा अगर वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो, यानी बिंदुओं का वो पथ जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाता है, उसे हम प्राइस कंजम्पशन कर्व या कीमत उपभोग वक्र कहते हैं। आइए एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं कीमत उपभोग वक्र की। कीमत उपभोग वक्र क्या है? कीमत उपभोग वक्र वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाने वाले बिंदुओं का पथ है, जबकि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो। जब हम डिफाइन करेंगे, जैसे हमने आईसीसी को डिफाइन करते समय कहा था, जब सापेक्षिक कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो, तो यहां पे हम प्राइस कंजम्पशन कर्व को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? प्राइस कंजम्पशन कर्व बिंदुओं का वह पथ है जो वस्तु की विभिन्न कीमत पर उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाता है, जबकि उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो प्राइस इफेक्ट क्या है? प्राइस इफेक्ट किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उपभोक्ता के उपभोग में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर रहे और कंज्यूमर की इनकम स्थिर रहे। यानी वहां पर हमने जब डिस्कस किया था तो केवल एक एप्पल की कीमतें चेंज की थी, तो इसका मतलब प्राइस इफेक्ट क्या है? कीमत प्रभाव क्या है? कीमत प्रभाव किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता के संतुलन में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि दूसरी वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय स्थिर रहे। तो ये हमारा प्राइस इफेक्ट है। इस प्राइस इफेक्ट को फिर से हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। ये 2 पॉइंट मैंने लिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एप्पल का प्राइस कम हो गया तो संतुलन बिंदु ई से E1 हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि एप्पल का कंजम्पशन जो है वो OP से बढ़ के OQ हो जाएगा। तो ये जहां पे OP और OQ है, ये क्या होगा? ये हमारा प्राइस इफेक्ट होगा। प्राइस इफेक्ट क्या है? प्राइस इफेक्ट है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण, यहां पे हमने एप्पल की कीमत में परिवर्तन किया, उपभोक्ता के संतुलन में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि दूसरी वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय स्थिर रहे। तो इस कंडीशन में कीमत प्रभाव जो है वो कीमत में होने वाले परिवर्तन का उस वस्तु जो वस्तुओं के उपभोग पर होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। आइए अब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को देखते हैं। जैसा कि हमें पता है, सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है किसी एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग करना। कॉफी की जगह अगर हम चाय का प्रयोग करते हैं या कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि एक चीज को हमने दूसरी चीज से सब्स्टिट्यूट किया है। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू change in amount of goods purchased due to change in their relative prices while real income of the consumer remains constant। इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो वस्तुओं की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है अगर उनकी सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन आता है, जबकि उपभोक्ता की इनकम को हमने स्थिर मान लिया है, उपभोक्ता की इनकम को हमने परिवर्तित नहीं माना है। हमें पता है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसके फलस्वरूप, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के फलस्वरूप, उस वस्तु की मांग हर समय बढ़ती है। यानी कोई वस्तु अगर सस्ती होती है तो प्रतिस्थापन प्रभाव हर समय उस वस्तु की मांग को बढ़ाएगा। लेकिन हमें पता है कि वस्तुओं की मात्रा और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जो चेंज होगा वो भी नेगेटिव होगा। यानी कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप जो प्रतिस्थापन प्रभाव होगा उसका जो रिलेशनशिप है वो भी नेगेटिव होगी। यानी अगर कीमतें घटी तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण उस वस्तु की मांग को वो बढ़ाएगा, और अगर कीमतें बढ़ी तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उस वस्तु की मांग को घटाएगा, जबकि उपभोक्ता की रियल इनकम कॉन्स्टेंट हो। तो हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अब बहुत ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए रिलेटिवली चीपर गुड फॉर ए रिलेटिवली कॉस्टली गुड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है? महंगी चीज की जगह सस्ती चीज का प्रयोग करना प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। ये हम रिलेटिवली बात करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को किस तरीके से नापा जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमें इनकम को कांस्टेंट करना पड़ता है। हमने जब डिफाइन किया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमने कहा प्रोवाइडेड रियल इनकम रिमेन कांस्टेंट। लेकिन हमें पता है जब भी प्राइसेस चेंजेस होते हैं
जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है तो उपभोक्ता की रियल इनकम चेंज होती है। तो उस रियल इनकम को किस तरीके से रिमूव किया जाए, उसके दो तरीके हैं, एक स्लस्टकी का मेजर है और दूसरा हिक्स का मेजर है। आइए अब हम स्लस्टकी मेथड के द्वारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को जानने का प्रयास करते हैं। हमारा चिर परिचित डायग्राम है जिसमें हमने L1 हमारी बजट लाइन है और IC1 हमारा इंडिफरेंस कर्व है और E1 बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है। हमें पता है संतुलन की दशा में वो OM के बराबर एप्पल का कंजम्पशन करता है और OG के बराबर वो ऑरेंजेस का कंजम्पशन करता है। अब क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिस्कस करना है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा प्राइस चेंज के रेफरेंस में होता है। रिलेटिव प्राइस चेंज होंगे तभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उत्पन्न होगा। तो अगर मान लो एप्पल की प्राइसेस जो पहले हमने 6 रुपये मान के, मान लो इस लाइन को हमने ड्रॉ किया है, अगर एप्पल की प्राइसेस घट जाती हैं, मान लो वो घट के 4 रुपये हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी बजट लाइन L1 है वो शिफ्ट होके राइट में चली जाएगी L2 पे। अब इस नई जो प्राइस लाइन है या बजट लाइन है उस पर इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग होगा, वो E2 है। E2 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब क्योंकि कंज्यूमर की एक वस्तु की कीमत कम हो गई है, इसलिए कंज्यूमर की जो वास्तविक इनकम है वो बढ़ जाएगी। जब प्राइस डिक्रीज होगा किसी एक वस्तु का तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, क्योंकि यहां पे मान लो हमने 24 रुपीज मान के ये लाइन ड्रॉ की, तो उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है वो तो 24 रुपए ही है, लेकिन क्योंकि अब सेब सस्ते हो गए हैं तो उसकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, क्योंकि मान लो वो पहले वाला जो कॉम्बिनेशन है वो अब अगर खरीदने का प्रयास करता है, सपोज वो केवल एप्पल खरीदता है, तो पहले उसको 24 रुपए में 4 एप्पल आते थे, यानी वो 4 एप्पल का परचेज करता था। अब अगर वो 4 एप्पल परचेज करना चाहे तो उसको 24 रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे, उसको केवल 16 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो 8 रुपए की उपभोक्ता को बचत हो गई। नॉमिनल बचत नहीं है, ये रियल सेंस में उसको बचत हो गई। तो इस बचत को हम ये कहते हैं कि उपभोक्ता की वास्तविक आय में बढ़ोतरी हुई है। किसके कारण हुई, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण। अब ध्यान दीजिए, जब हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को परिभाषित किया था तब हमने कहा था कि अगर हम आय के जो रियल इनकम का इफेक्ट है उसको कांस्टेंट रखें, तो जो दोनों मेथड हैं स्लस्टकी और हिक्स का मेथड, वो उस रियल इनकम को कांस्टेंट करने के तरीकों पर डिफर करता है। तो यहाँ पे स्लस्टकी के मेथड के द्वारा अगर मान लो जो कंज्यूमर है उसकी इनकम वही है लेकिन रियल इनकम बढ़ गई है, तो इसका मतलब अगर उस रियल इनकम को वापस ले लिया जाए, स्लस्टकी के अनुसार अगर उस कंज्यूमर की जो रियल इनकम में बढ़ोतरी हुई है, मान लो 8 रुपए है, अगर वो 8 रुपए हम वापस ले लें ताकि वो पहले वाले कॉम्बिनेशन E1 पर आ जाए, जो पहले E1 हमने जो कॉम्बिनेशन दिखाया है, अगर वो इस कॉम्बिनेशन पे वापस आ जाए तो हम ये कहेंगे कि रियल इनकम का इफेक्ट हमने रिमूव कर दिया है। और इसी तरीके से हम प्रयास भी करेंगे। तो स्लस्टकी के अनुसार रियल इनकम इज कांस्टेंट इफ द कंज्यूमर इज left with an income which would enable him to buy his original combination of good at new prices। नई कीमतों पर अगर उसने जो पुराने वाला कंजम्पशन का जो लेवल था E1 था उसको अगर लेने का प्रयास करता है तो हम कहेंगे कि उसके रियल इनकम को इफेक्ट को हमने रिमूव कर दिया है। अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, पहले हमने E1 पॉइंट लिया किसी पार्टिकुलर प्राइस ऑफ एप्पल पे, फिर हमने E2 पॉइंट लिया एप्पल की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप। अब हम क्या प्रयास कर रहे हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि कीमतें चेंज हो गई हैं तो हमारी नई बजट लाइन L2 है, लेकिन अगर हम कंज्यूमर की जो रियल इनकम बढ़ी है उसको अगर वापस ले लें, मान लो वो KT के बराबर है, उसको अगर हम वापस लेना चाहें तो ये जो L2 लाइन है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से। यानी हमने कंज्यूमर से LK के बराबर उसकी जो रियल इनकम में बढ़ोतरी हुई थी वो वापस ले ली ताकि कंज्यूमर पहले वाले कॉम्बिनेशन, अब ध्यान दीजिए ये जो नई बजट लाइन है जो मैंने ग्रीन डॉटेड लाइन से दिखाई है तो E1 पॉइंट से होती हुई जाती है। इसका मतलब E1 कंजम्पशन जो पहले था उसको अब भी परचेज किया जा सकता है अगर उसकी रियल इनकम हमने कांस्टेंट रख दी, पहले वाली रख दी, अब उसकी रियल इनकम पहले जितनी ही रह जाएगी। तो उस कंडीशन में जो कंज्यूमर है वो E1 पॉइंट वाले कंजम्पशन को उनको भी खरीद पाएगा, लेकिन स्लस्टकी के अनुसार वो E1 पॉइंट पर नहीं आएगा वापस। अगर उससे हम LK इनकम, उसकी रियल इनकम वापस ले लेंगे, रियल इनकम तो कांस्टेंट है लेकिन वो वापस E1
कंजम्पशन को नहीं परचेज करेगा, वो एक नए कॉम्बिनेशन को चूज करेगा। क्यों चूज करेगा? क्योंकि अब एक वस्तु सस्ती हो गई है और दूसरी वस्तु अपेक्षाकृत महंगी हो गई है। रिलेटिवली ऑरेंजेस जो है वो महंगे हो गए हैं और एप्पल सस्ते हो गए हैं, तो इसका मतलब वो ऑरेंज की जगह एप्पल को सब्स्टिट्यूट करेगा और एक नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाएगा जो E3 है। E3 एक नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाएगा और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो OP के बराबर ऑरेंजेस को परचेज करेगा और OQ के बराबर वो एप्पल्स को परचेज करेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ऑरेंजेस का कंजम्पशन घटेगा और एप्पल का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एप्पल के सस्ते होने के कारण एप्पल का कंजम्पशन OM से बढ़ के MQ हो जाएगा। तो जो MQ अमाउंट है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को नापती है। क्यों नापती है? क्योंकि इनकम का इफेक्ट हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है, ये नई बजट लाइन ड्रॉ करके नई प्राइस लाइन के हिसाब से। तो इस कंडीशन में जो MQ तक का सफर है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, प्योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, क्योंकि इसमें से इनकम इफेक्ट हमने रिमूव कर दिया है। तो सेलेस्टकी के अनुसार इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को नाप सकते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण अगर एक वस्तु अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती है तो उसका कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगा और अपेक्षाकृत महंगी वस्तु का कंजम्पशन नॉर्मली घट जाएगा अगर उपभोक्ता के इनकम प्रभाव को रिमूव कर दिया जाता है, जिसका तरीका सेलेस्टकी ने ये बताया कि हम उसको इस तरीके से पैरेलल शिफ्ट करेंगे कि हम पहले वाले बजट लाइन पे चले जाएं, एक ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे चले जाएं। ध्यान रखना, जब हम हिक्स का मेथड यूज करेंगे तो हम ये कहेंगे कि वो ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे नहीं जाता, उसी इंडिफरेंस कर्व पे आता है, और यही इन दोनों मेथड में मेन अंतर भी है। चलिए अब हम हिक्स का मेजर जानते हैं, थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं। जो हमने किया था वही है OM OG। अगर रियल इनकम प्राइस डिक्रीज होता है बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी L2 में। यहां तक हम सेम है, वही चल रहा है। रियल इनकम बढ़ गई, उस रियल इनकम को वापस लेने का तरीका देखना है। तो हिक्स के अनुसार अगर उपभोक्ता से रियल इनकम वापस ली जाती है और वो वापस उसी इंडिफरेंस कर्व पे आ जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहां डिफरेंस होता है हिक्स और सेलेस्टकी में। सेलेस्टकी ने ये कहा था कि अगर वो वापस E1 पॉइंट पे चला जाता है और एक नए इंडिफरेंस कर्व को हमने ड्रॉ किया था, यहां पे वो कहता है, हिक्स का ये मानना है कि उपभोक्ता से उसकी इनकम इस तरीके से वापस ली जाए कि उपभोक्ता पहले वाले इंडिफरेंस कर्व जो IC1 था उस पर वापस आ जाए, तो हम कहेंगे कि उसकी रियल इनकम को हमने कांस्टेंट कर लिया है। ये KT के बराबर है रियल इनकम का इफेक्ट। मान लो किसी वस्तु की, एप्पल की कीमतें घटी तो उसके कारण उसकी रियल इनकम सपोज LK के बराबर बढ़ गई। अब ये जो LK इनकम है, अगर हम इसको वापस लेंगे तो जो हमारी बजट लाइन है, क्योंकि ये 24 रुपीज के हिसाब से ड्रॉ की है, लेकिन 24 रुपीज में से हमने, या किसी पार्टिकुलर इनकम लेवल पे समझाने के लिए, क्योंकि हमने ये 24 इनकम से ड्रॉ किया था इसलिए मैं 24 रुपीज इनकम यूज कर रहा हूं, लेकिन आप इसको एक कांस्टेंट इनकम मान सकते हैं कि उसकी इनकम कांस्टेंट है। उसमें से उसकी रियल इनकम को क्योंकि बढ़ गई है, उसको कांस्टेंट रखने के लिए हमने LK के अमाउंट उससे इनकम वापस ली। तो उसके कारण क्या होगा, ये जो बजट लाइन L2 है ये नीचे शिफ्ट हो जाएगी, KT ये शिफ्ट हो गई। अब जो शिफ्टिंग है, जो सेलेस्टकी में हमने देखा था कि कंज्यूमर एक नए इंडिफरेंस कर्व पे आ गया था, लेकिन यहां पे क्योंकि हिक्स ने ये कह दिया कि इस तरीके से हम वापस लेंगे कि वो पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व IC1 पे आ जाए, यानी उसके संतुष्टि का स्तर वही रहेगा। लेकिन सेलेस्टकी में हमने कहा था उसके संतुष्टि का स्तर बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां हम डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि कंज्यूमर अब नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहां आ गया, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आने के कारण क्या हुआ, उसका ऑरेंजेस का कंजम्पशन घट गया और एप्पल का कंजम्पशन बढ़ गया। तो MQ जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है एज पर हिक्स मेजर। तो ये दोनों मेथड हमने डिस्कस किए। दोनों मेथड में जो मेन अंतर था वो ये था कि सेलेस्टकी जो है एक नए इंडिफरेंस कर्व की बात करता है, जबकि हिक्स जो है हमें पुराने इंडिफरेंस कर्व पे ले जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सेलेस्टकी के अनुसार उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर बढ़ जाएगा अगर इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालते हैं तो। लेकिन सेलेस्टकी के अनुसार संतुष्टि का स्तर वही रहेगा अगर रियल इनकम के इफेक्ट को निकाल दिया जाए, लेकिन सेलेस्टकी के अनुसार उसका संतुष्टि का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा अगर इनकम के इफेक्ट को रिमूव कर दिया जाए। तो ये हमारे तीनों इफेक्ट थे, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दो मेथड थे, हिक्स का मेथड एंड सेलेस्टकी का मेथड। दोनों के डिफरेंस हमने डिस्कस किए कि दोनों किस तरीके से डिफर करते हैं। तो पार्ट 3 है, उसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में इन दोनों मेथड को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे।
ये कुछ फर्दर रीडिंग्स हैं जहां से आप और अधिक क्वेश्चन देख सकते हैं और जो आज के वीडियो लेक्चर में दिखाया गया है उसको रिवाइज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।